बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं शरारत, आवाज़ तालिया, मुसन्निफ़ असर नौमानी। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 102 से। ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि हमने ये देखकर कि नजमा तुम्हारी बजाय किसी और से शादी कर रही है, इस तरह उसकी दौलत पर कब्ज़ा करना चाहा, क्योंकि ये स्कीम एक झगड़े से पहले की है और उस वक्त नजमा की दौलत जायज़ तौर पर हमारे कब्ज़े में आने वाली थी, या कम से कम हमें ऐसा होने की उम्मीद थी। इसलिए हम ये फ्रॉड खुद अपने साथ नहीं कर सकते थे। यानी इस सूरत में अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि 4 करोड़ के फ्रॉड से हमारा कोई ताल्लुक़ है और ये कि हम नजमा की दौलत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वैसे मेरे ख्याल में ये बात यहाँ तक पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं। नासिर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा। कोई शक नहीं कि आपकी स्कीम बहुत शानदार है, उसने कहा, मगर एक तो इस तरह हमारे हाथ सिर्फ 4 करोड़ ही लग सकेंगे, दूसरे नजमा को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी फैक्ट्री फिर भी काम करती रहेगी, सलीम फिर भी हमारे सीनों पर मोंग दलता रहेगा। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता नासिर, खलील साहब ने जवाब दिया। 4 करोड़ एक नया कारोबार शुरू करने और उसे तरक्की देने के लिए बहुत काफ़ी है। ये रकम किसी खास खतरे के बगैर हाथ आ सकती है। ज़्यादा हवस करोगे तो खतरात भी बढ़ते चले जाएंगे। क्यों ही सही, मगर मैं ये भी गवारा नहीं कर सकता कि नजमा और सलीम मेरी आंखों के सामने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारें। नजमा की दौलत अगर मुझे नहीं मिल सकती तो मैं सलीम और नजमा को भी इससे फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? खलील साहब चौंके। मैं फैक्ट्री में बम रख कर तबाह कर दूंगा। तुम अहमक हो। दूसरे ही दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। आप मेरी फ़िक्र न करें, नासिर ने जवाब दिया। मैं आपकी तजवीज़ में रुकावट नहीं बन रहा। आप मेरी बात में ना बोलें। तुम अपनी हमाकत से 2-4 करोड़ भी खतरे में डाल दोगे तो फिर आप कोई दूसरी तरकीब बताएं। मैं नजमा और सलीम से इंतकाम लिए बगैर नहीं रह सकता। मुझे अंदेशा है कि तुम्हारी ज़िद आखिरकार मुझे भी ले डूबेगी, खलील साहब ने सोचते हुए कहा। बहरहाल तुम किसी तौर तुम्हें मानना नहीं चाहते तो पहले फैक्ट्री में हड़ताल कराओ और फिर एक टाइम बम फैक्ट्री के स्टोर रूम में रख दो। बम रात के 12 बजे से पहले नहीं फटना चाहिए। वाकई डैडी, जवाब नहीं आपका, नासिर ने दाद दी। सच कहता हूँ, आप अगर सियासत में आ जाए तो बड़े बड़े घेराव जुलाव वाले लीडरों का चिराग गुल हो जाएगा। मेरा दोस्त हावर टाइम बम बनाने में माहिर है, आप फिक्र न करें। बम ऐसा होगा और इतने सही टाइम पर फटेगा कि दूसरे दिन स्टार केमिकल इंडस्ट्री पहचानी नहीं जा सकेगी। नया बाब। तो आप दोनों को एक दूसरे के राज का पता चल गया है, रज़िया ने मुस्कुराकर चाय बनाते हुए कहा। जी हाँ। सलीम ने चाय की प्याली उठाते हुए नजमा की तरफ देखा और साथ ही साथ एक दूसरे की सिर तो किरदार का भी। क्यों नजमा, क्या मतलब? रज़िया चौंकी। मतलब ये कि भाई मैं ठहरा लालची किस्म का आदमी। मैंने साफ कह दिया कि 25,000 से कम में हीरो का पार्ट मुझे मंजूर नहीं। आखिर ये अपनी फिल्मी अदाकार इस किस्म के किरदारों के लिए 1-1 लाख रुपया लेते हैं या नहीं? रज़िया ने बड़ी हैरत से सलीम की तरफ देखा और फिर नजमा की तरफ। ये लोग इस वक्त कैफे नाज के एक प्राइवेट कैबिन में बैठे हुए थे। अपनी कोठी से नजमा सलीम को साथ लेकर पहले सीधी रज़िया के पास गई थी। वो तन्हा सलीम के साथ घूमने फिरने के लिए कतन तैयार नहीं थी आज, मगर सलीम ने इसकी तवक्का के बरखिलाफ रज़िया के यहाँ पहली हरकत ये की कि रज़िया के सामने सारी बातें बड़ी तफसील से दोहरा दी और न सिर्फ ये बताया कि वो याददाश्त गुम होने की अदाकारी कर रहा था, बल्कि ये भी जाहिर कर दिया कि वो इन दोनों की सारी स्कीम से वाकिफ़ हो चुका है। रज़िया खूब हंसी और फिर घर से कैफे नाज तक तमाम बातें याद कर कर के हंसती रही।
नजमा भी एक तरह से खुद पर जबर करके इसके कहकों का साथ देती रही। न जाने क्यों वो रजिया को ये नहीं बताना चाहती थी कि सलीम ने आइंदा नकली शोहर का किरदार अदा करने के लिए 25,000 रुपये का मुतालबा किया था। सलीम ने भी रजिया के घर पर अपनी गुफ्तगू में इसका कोई जिक्र नहीं किया था, मगर ये बात नजमा के नज़दीक ऐन उसकी फितरत के मुताबिक थी। आखिर वो अपने खोखले किरदार का भांडा खुद कैसे फोड़ सकता था। इसलिए जब उस वक़्त सलीम ने इतनी बेबाकी और सफाई के साथ ये बात भी कह दी तो एक लम्हे के लिए वो हैरान सी रह गई। ये तो आप बड़ी अजीब बात कह रहे हैं सलीम भाई, रजिया ने कहा। ऐसी बात जो कम से कम मुझे आपकी फितरत से कदी मुतजाद महसूस होती है। तुम इतनी जल्दी किसी की फितरत का अंदाज़ा कैसे लगा सकती हो? नजमा ने एतराज़ किया। बिल्कुल बिल्कुल, सलीम ने असबात में सर हिलाया। ये हक तो सिर्फ नजमा को पहुंचता है। वैसे ये अपनी अपनी मर्दम शनासी की बात है। तुम सारी ज़िंदगी कोशिश करती रहो, फिर भी शायद किसी को ना पहचान सको, जबकि नजमा की महारत का ये हाल है कि महज एक नज़र देखकर, बल्कि अक्सर औकात तो सिर्फ नाम सुनकर किसी के भी किरदार का पूरा तज्जिया कर सकती हैं। अब जो बात तुम्हें मेरी फितरत से मुतजाद मालूम होती है, नजमा को ऐन मुताबिक मालूम हुई थी। यकीन नहीं तो खुद उनसे पूछ लो। और आपका 25,000 पर आमादा हो जाना इस बात का सबूत है कि मेरी राय गलत नहीं थी, नजमा ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि सलीम ने मजाक किया होगा। रजिया को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। मजाक? तौबा करो रजिया बहन, रुपये पैसे के मामले में आदमी को कभी मजाक नहीं करना चाहिए, सलीम ने कहा। अब ऐसी बात मत कहना कि नजमा को यकीन आ गया तो मेरे 25,000 मुफ्त में मारे जाएंगे। तुम्हें क्या पता कि मैं किस मुश्किल से इन्हें 5,000 से 25,000 तक लाया हूँ। अच्छा, अब जल्दी से चाय पियो, नजमा ने बात टालने की कोशिश की। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मगर मूड तो आज कोई अच्छी सी पिक्चर देखने का है, रजिया बोली। जी नहीं, मैं उन शोहरों में से नहीं हूँ जो बीवी की बजाय बीवी की सहेलियों के साथ सिनेमा देखने जाते हैं, सलीम बड़ी तेज़ी से बोला। जैसे मैं बगैर नजमा के साथ लिए आपको जा रही हूँ, रजिया ने शोही से कहा। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, सलीम ने जवाब दिया। मैं कार वाली सारी बातें सुन चुका हूँ। यूँ भी ये रिश्ते की बहनें बड़ी नीयत खराब होती हैं इनकी। हमारे माशरे में अक्सर नौजवान इन्हीं का शिकार होते हैं। रजिया कुछ शर्मा गई। अब ऐसा भी क्या दर्द होगा कि पिक्चर नहीं चल सकती? वो नजमा से मुहातब हुई। नहीं, सचमुच मेरे सर में दर्द है। नजमा का एक हाथ उसकी कनपट्टी पर गया और कनपट्टी दबाते हुए उसने बोला, एस्पिरिन खा लो, रजिया ने मशवरा दिया। जी नहीं, नजमा से पहले सलीम बोल पड़ा। ये वो नशा नहीं है जिसे तुरशी उतार दे। आप लाख एस्पिरिन खिलाएं, ये दर्द तो सिर्फ घर जाकर ही दम लेगा। मेरा ख्याल है नजमा आपसे कुछ नाराज़ हैं, रजिया ने हंसते हुए कहा। नाराज़? नजमा आखिर कहाँ तक जब्त करती? तुमने मुझे एक मुसीबत में डाल दिया है रजिया। मजबूर ना होती तो अभी शादी कर लेती, सलीम ने फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा। आपसे शादी करने की बजाय मैं जहर खाना पसंद करूँगी। नजमा जल ही तो गई थी। देखो रजिया बहन, मैंने अपना नाम नहीं लिया था। सलीम ने शादी की शिकायत की। ये हाँ मेरे गले पड़ रही हैं। बहरहाल मतलब ये कि पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल, रजिया ने झगड़ा ख़त्म करना चाहा। बहरहाल मतलब ये कि पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल, रजिया ने झगड़ा ख़त्म करना चाहा। तुम न कहती रजिया, तुम्हें इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, सलीम ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया, नजमा ने तुर्श लहजे में कहा और खड़ी होगी। रजिया बहन, अचानक सलीम बोला, तुम्हारे पास 100-200 रुपये हों तो कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। मेरे 25,000 मिलेंगे तो वापस कर दूंगा। आप चाहें तो कुछ एडवांस ले सकते हैं, नजमा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। जी नहीं, मैं एडवांस का कायल नहीं हूँ, सलीम ने जवाब दिया। ये 200 काफ़ी होंगे, रजिया ने अपने बैग से कुछ नोट निकालकर इनमें से 200 के नोट अलग करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल काफ़ी होंगे, सलीम ने रजिया से नोट लेकर कुछ नोट चाय की ट्रे में डाले और खड़ा हो गया।
नजमा ने किसी कदर हैरत से सलीम की तरफ देखते हुए अपना बैग बंद कर लिया। आइए चलिए। सलीम ने बड़ी बेतकल्फी से नजमा के हाथ में हाथ डाल दिया। नजमा ने छुड़ाने की कोशिश की। देखिए मोहतरमा, मुझे आपके हाथों में हाथ देकर चलने में कोई दिलचस्पी नहीं, सलीम ने संजीदगी से कहा। मगर आपका ये अदम तावन जारी रहा तो हलील साहब को असल मामला समझने में देर नहीं लगेगी। सलीम भाई ठीक कह रहे हैं, रज़िया ने तायद की। आप दोनों को पब्लिक मकामात पर या घर में इन लोगों के सामने एक दूसरे के साथ ऐसे शोहर बीवी की तरह पेश आना होगा जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हों। नजमा मुंह बनाकर रह गई, मगर फिर उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तीनों कैफे से बाहर निकल आए। नजमा ने इस मर्तबा फिर आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभालना चाही। कार मैं चलाऊंगा, सलीम ने इसके बराबर बैठते हुए कहा। बीवी कार चलाए तो देखने वालों को शोहर पर शोफर का शुबा होने लगता है। आपको कार चलाना आती है? नजमा ने दूसरी तरफ खिसकते हुए बड़े तंजिया लहजे में पूछा। जामनगर में 6 साल तक टैक्सी चलाता रहा हूँ, ये कार क्या चीज़ है? सलीम ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। एमएससी होकर टैक्सी चलाते रहे हैं? रज़िया ने पिछली सीट पर बैठते हुए हैरत से पूछा। जी नहीं, टैक्सी चलाकर एमएससी हुआ हूँ। फरमाइए, कोई एतराज़ है आपको? बिल्कुल नहीं। वैसे अब मुझे सोचना पड़ेगा कि नजमा को मशवरा देकर मैंने गलती तो नहीं की। रज़िया ने संजीदगी से कहा। देखा, आखिर तुम्हें भी अपनी गलत राय का एहसास होने लगा ना? नजमा जोश से बोली। सच कहती हूँ। रज़िया का लहजा अब भी संजीदा था। मुझे वो मशवरा तुम्हें देने के बजाय अपने आप को देना चाहिए था। क्या? नजमा की हैरत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। देखा, मैंने कहा था ना। सलीम ने कहका लगाते हुए कार आगे बढ़ा दी। ये रिश्ते की बहनें हमेशा नीयत खराब साबित होती हैं। रज़िया और किसी हद तक नजमा ने भी इसके कहके का साथ दिया, और अगरचे इस तरह इस फिक्रे का तासर बड़ी हद तक कम हो गया जो पता नहीं किस कैफियत में रज़िया के मुंह से निकल गया था। मगर इसके बावजूद रज़िया ने घर पहुंचने तक कोई खास गुफ्तगू नहीं की। रज़िया को उसके घर छोड़कर सलीम ने कार वापस कोठी की तरफ मोड़ी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। देखो बेगम साहिबा, अचानक सलीम बोला, उस वक्त तक तुमने रज़िया के सामने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और मैं खामोश हो गया। मगर आइंदा के लिए ये बात नोट कर लो कि मैं अपने अजीज़ों और दोस्तों के हलके में जन मुरीद मशहूर होना नहीं चाहता। आइंदा तुम्हें अच्छी बीवी की तरह मेरी मर्ज़ी का पाबंद रहना पड़ेगा। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, नजमा ने नागवारी से जवाब दिया। क्या कहा? सलीम ने कार की रफ्तार आहिस्ता करके ब्रेक लगा दिए। ओफो, आखिर आप क्यों मुझे परेशान करने पर तुले हुए हैं? नजमा कुछ रूहान सी होगी। सलीम ने एक हल्की मुस्कुराहट से रफ्तार फिर तेज़ कर दी। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करने का आदी हूँ। उसने कनखियों से नजमा की तरफ देखा। अच्छी बात है, मैं जैतून से कह दूंगी, वो कुछ पहले उठ जाया करेगी। क्या? सलीम ने भवें अचकाई। मेरा नाश्ता जैतून तैयार करेगी? फिर और कौन तैयार करेगा? तुम। और कौन? सलीम ने जवाब दिया। मैं बीवी के मौजूदगी में मुलाजमा के हाथ का नाश्ता नहीं खा सकता। मगर मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। 6:30 बजे उठकर 7 बजे तक बड़ी आसानी से नाश्ता तैयार किया जा सकता है, और 6:30 बजे उठना जल्दी नहीं कहलाता। मैं 8-9 बजे तक सोने की आदी हूँ, तो अब कल से 6:30 बजे उठने की आदत डाल लो। मेरी आँख ही नहीं खुलेगी, मैं उठा दूंगा। क्या? जी नहीं, आप सुबह 10 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम नहीं रख सकते। तुम्हारी कोठी में कोई अलार्म क्लॉक है? सलीम ने सोचते हुए पूछा। जी नहीं, नजमा ने जवाब दिया। कमाल है, इतनी बड़ी कोठी में कोई अलार्म क्लॉक नहीं। सलीम ने जवाब दिया। खैर, कोई बात नहीं, हम अभी रास्ते से खरीद लेंगे। और सचमुच सलीम ने बाजार से गुजरते हुए घड़ियों की एक दुकान के सामने कार रोक ली। आओ उतरो, उसने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैं नहीं जाऊंगी। फिर वही हुक्म अदौली? सलीम ने धमकी अमेज लहजे में कहा। नजमा ने एक तेज़ निगाह सलीम पर डाली और झल्लाती हुई कार से उतरकर दुकान की तरफ बढ़ गई।
सलीम उसके पीछे चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सेल्समैन ने इन दोनों को आते देखा तो बड़े ही हलीफाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। फरमाइए, उसने पूछा। हमें एक अच्छे अलार्म क्लॉक की ज़रूरत है, सलीम ने बताया। ज़रूर, ये देखिए शोकेस में कई अच्छे अलार्म क्लॉक रखे हैं, पसंद फरमा लें। पसंद तो नजमा बेगम करेंगी। सलीम ने मुस्कुराते हुए नजमा की तरफ देखा, मगर क्लॉक ज़रा समझदार किस्म का होना चाहिए। मैं समझा नहीं। सेल्समैन ने सलीम की तरफ देखा। जब आप ही नहीं समझे तो क्लॉक से क्या उम्मीद हो सकती है? सलीम ने जवाब दिया। बहरहाल मेरा मतलब था कि अलार्म क्लॉक का मकसद किसी मुकर्रर वक्त पर उठाना होता है। ये नहीं होता कि इधर अलार्म ने बजना शुरू किया और इधर जागने वालों को नींद आ गई। गोया अलार्म ज़ोरदार होना चाहिए, सेल्समैन ने हंस कर कहा। जी हाँ, कम से कम इतना ज़ोरदार कि बेगम मेके में सो रही हो तो आंख खुल जाए, सलीम ने कहा। दूसरी बात ये कि ज़रा वक्त का पाबंद होना चाहिए। बेगम को 4 बजे पार्टी में जाना होता है तो 8 बजे तक तैयार होती हैं। अलार्म के मामले में इस हद तक मैं रवादारी की गुंजाइश तो निकाली जा सकती है, मगर ये नहीं होना चाहिए कि लगाया है सुबह 6 बजे तो वो शाम को 6 बजे बोलना शुरू कर दे। तीसरी बात यह है कि ज़रा खूबसूरत हो, दूर ही से देख के पता चल जाए कि साहब की बजाय बेगम की पसंद के मुताबिक खरीदा गया है। पता नहीं ये नुक्ता आफरीनी सेल्समैन के पल्ले पड़ी या नहीं, मगर वो जिस अंदाज में सर खुजाता रहा उसे देखकर सलीम तीसरे नुक्ते पर ही रुक गया, वरना उसका इरादा कम से कम 6 निकात तक जाने का था। मेरा ख्याल है आप ये क्लॉक खरीद लें, सेल्समैन ने कहा। ये अभी मार्केट में आया है और इतना मकबूल हो रहा है कि आप एक हफ्ते के बाद तशरीफ़ लाएंगे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। उसने शोकेस से एक मुस्ततील डायल का अलार्म क्लॉक निकाला। डिज़ाइन वाकई खूबसूरत था। अलार्म भी काफ़ी तेज़ साबित हुआ। क्या कीमत है? सलीम ने पूछा। सिर्फ 75 रुपये, सेल्समैन ने जवाब दिया। सलीम ने जेब से रुपये निकाल कर सेल्समैन को दिए और जब उसने क्लार्क गत्ते के केस में रखकर पैक कर दिया तो पैकेट उठाकर नजमा के हाथ में दे दिया। नजमा ने क्लॉक लिया और बगैर कुछ कहे सुने दुकान से उतर गई। और ये उसने चौथे दिन की बात है। डैडी, आप नजमा को फैक्ट्री जाने से रोक नहीं सकते? नासिर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। वो तो शायद ना जाती, मगर सलीम ने इसे मजबूर कर दिया कि वो खुद जाकर वर्कर से बात करे। हलील साहब ने जवाब दिया। ये सलीम तो अच्छी खासी मुसीबत बन गया है। आपकी स्कीम भी उसने तकरीबन नाकाम ही कर दी थी, नासिर बोला। जब उसने कहा कि मैं खुद जाकर मशीनरी देखना चाहता हूँ तो मैं डर ही गया था कि अब भांडा फूटा। आदमी ज़हीन और चालाक है। मैं अगर नजमा को सही तौर पर हैंडल ना करता तो वो कभी भी इस सख्ती के साथ इसकी मुखालफत ना करती। उसने साफ कह दिया कि जब तक अंकल फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैं भी उनके कामों में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करती। मगर डंडी वो फिर भी मार ही गया, नासिर सोचते हुए बोला। 4 करोड़ का चेक तो नजमा ने साइन कर दिया, मगर पोस्ट डेट। आप उसे परसों से पहले कैश नहीं करा सकते। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। अगर हावर आज ही टाइम बम बना कर ले आता है तो फैक्ट्री उड़ जाने के बाद तो शायद नजमा चेक कैश कराने से रोक दे। हलील साहब मुस्कुराए। मैं कभी कच्चा काम नहीं करता साहबजादे, उन्होंने कहा। मैंने 17 तारीख इस तरह लिखी थी कि 7 पर एक ज़रा सी लकीर का इजाफा करके 4 बनाए जा सकते हैं, और चूँकि मेरी ही तहरीर थी इसलिए तब्दीली का पता भी नहीं चल सकता। तुम्हारी इतला के लिए वो चेक कल 14 तारीख को कैश भी हो चुका है और इस वक्त इस कमरे की अलमारी में महफूज है। अच्छा, नासिर ने हैरत से कहा। मगर आपने रुपया बैंक में जमा करने की बजाय यहाँ क्यों रखा है? बैंक में ज़्यादा महफूज रहता। नहीं, वो यहाँ ज़्यादा महफूज है। अगर कभी इस मामले की तहकीकात हो और ये पता चल जाए कि हमने उन दिनों में 4 करोड़ से अपना अकाउंट खोला था तो हम कहाँ जाएंगे? बरहुदार, तुम्हें अभी अपने डैडी से बहुत कुछ सीखना है। सच कहते हैं, नासिर मुस्कुराया। खतरा मुझे अपनी इस स्कीम से नहीं,
तुम्हारी बेतुकी जिद से है। खलील साहब ने कहा, अब अगर वर्कर्स और नजमा के दरमियान कोई मुसालहती गुफ्तगू तय पा गई तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैंने यूनियन के कई आदमी तोड़ लिए हैं, फिर भी अगर तुम किसी तरह इस बातचीत को रुकवा सकते हो तो बेहतर है। खलील साहब ने जवाब दिया, फैक्ट्री के वर्कर्स भाई साहब मरहूम की बहुत इज्जत करते थे। नजमा उनकी बेटी है, मुमकिन है वो इसकी बात ना टाल सके। फिर मैं अपने आदमियों से कह दूंगा कि वो आज कहीं गायब हो जाए और अपने साथ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को भी ले जाएं। नासिर ने कहा, जनरल सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी में बाकी मेंबरान बात करने की पोजीशन में नहीं होंगे। हाँ, ये ठीक है। मालूम होता है आखिरकार तुम्हारा दिमाग भी कुछ काम करने लग गया है। खलील साहब ने उठते हुए कहा, अच्छा अब आओ चलो, नजमा और सलीम इंतज़ार कर रहे होंगे। नियाबाब। सलीम आईने में देखकर टाई की गिरा लगा रहा था कि रज़िया कमरे में दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम। भूं भूं। सलीम ने जल्दी से घूमकर रज़िया की तरफ देखा। ये क्या बात हुई? अस्सलामुअलैकुम भूं भूं। वो बोला, अगर मुझे छेड़ने के लिए तुमने ये कोई नया नाम रखा है तो मैं भी खामोश रहने वाला नहीं हूँ। चनाचा अर्ज़ करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम मियाऊं मियाऊं। रज़िया ने कहका लगाया। सलीम दोबारा आईने की तरफ घूमकर टाई बांधने लगा। भूं भूं, फरमाइए मियाऊं मियाऊं। सलीम टाई दुरुस्त करता हुआ अलमारी की तरफ चला। वैसे एक बात मानना पड़ेगी, भूं भूं इस तरह कहती हो कि बिल्कुल किसी कुत्ते की आवाज़ का शुबा होता है। रज़िया हंसते हंसते बेहाल हो गई। हद करते हैं आप सलीम भाई। उसने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त करते हुए कहा, शुरू तो तुम करती हो तो मुझे हद तक पहुंचना ही पड़ता है, मगर आपने इब्तदा ही गलत समझी। रज़िया ने जवाब दिया, सलाम बेशक मैंने किया ज़रूर था, मगर भूं भूं करने वाली मैं नहीं, ये टाइगर साहब थे। भूं भूं। एक खूबसूरत बालों वाले कुत्ते ने रज़िया के पीछे खड़े खड़े थूथनी निकाल कर झांका। ला हौला वला कुव्वता। सलीम भी मुस्कुराने लगा। लो भाई, मैं अपना दिया हुआ खिताब वापस लेता हूँ। किसी और हाथ उनके काम आ जाएगा, मगर ये कुत्तों के साथ घर से निकलने का शौक़ तुम्हें कब से हो गया? माफ़ कीजिएगा, मुझे न कुत्ता पालने का शौक़ है न कुत्तों के साथ घर से बाहर निकलने का। रज़िया ने जवाब दिया, ये नजमा की फरमाइश है। यानी ये नजमा ने कहा है कि तुम कुत्ते साथ लिए फिरो? जी नहीं, बात यह है कि मेरे भाईजान के दोस्तों में एक साहब कुत्ते पालने के बहुत शौकीन हैं। काफ़ी दिन पहले नजमा ने मुझसे कहा था कि भाईजान से कहकर एक खूबसूरत सा कुत्ता उसे मंगवा दूँ। मैंने भाईजान से कहा, पहले तो वो टालते रहे। आखिर जब मैं बहुत सर हुई तो कल शाम मुझे अपने साथ लेकर अपने दोस्त के घर गए और तमाम कुत्तों को लाइन में खड़ा करके बोले, जो पसंद है ले लो। मुझे टाइगर पसंद आया और मैं इसे ले आई। खूब, तो अब हमारी बेगम कुत्ते पालेंगी। सलीम ने कहा, आपको कोई एतराज़ है? हरगिज़ नहीं। तुमने सुना होगा कि जब लैला प्यारी तो लैला का कुत्ता भी प्यारा। बहुत खूब, मगर इस वक्त ये आपकी लैला है कहाँ? फैक्ट्री जाने के लिए मेकअप कर रही होंगी, शायद इस हड़ताल के सिलसिले में। जाहिर है आप भी जा रहे हैं, ये भी जाहिर है। सलीम ने जवाब दिया। नजमा शिकायत कर रही थी कि आप आजकल इससे खूब घर का काम काज करा रहे हैं। हालांकि शिकायत काम काज को होना चाहिए थी, सबका हुलिया बिगाड़ कर रख देती हैं। सलीम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, आओ चल रही हो? कहाँ? फैक्ट्री? नहीं, अपनी सहेली के कमरे में। सलीम ने जवाब दिया। वो बातों की आवाज़ सुन लेंगी तो हाँ शक करने लगेंगी। बहुत चाहने लगी हैं आपको? रज़िया ने सलीम के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा। टाइगर इसके पीछे पीछे चल रहा था, हद से ज़्यादा। कल कह रही थी कि मेरा बस नहीं चलता जो आपको। सलीम कहते कहते रुक गया। दिल में छुपा के रख लूँ, रज़िया ने मुस्कुरा कर कहा। पता नहीं, मारे गुस्से की फ़िक्रा मुकम्मल ही नहीं कर सकी, सलीम ने बताया। बाहर निकलकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उस पर 3 मरतबा हाथ मारा। ये क्या कर रहे हो? रज़िया ने हैरत से पूछा। अभी मालूम हो जाएगा, सलीम ने जवाब दिया। बस ज़रा एक लम्हा रुक कर कमरे में आना।
नजमा का कमरा बराबर ही था। दरवाज़ा नीम वा था। सलीम ने एक हाथ से उसे धक्का देकर पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। नजमा कानों में आवेज़ें डाल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में ना आया करें। नजमा ने सलीम को घूरते हुए कहा। हाँ कहा तो था, तो फिर क्या? मैं दस्तक देकर आया हूँ, सलीम ने जवाब दिया। यकीन नहीं तो रज़िया से पूछ लो। हाँ भाई, दस्तक तो मेरे सामने ही दी थी। रज़िया हंसते हुए अंदर आई, मगर अपने कमरे के दरवाजे पर। लेकिन नजमा ने इसकी वजाहत तो नहीं की थी कि दस्तक किसके दरवाजे पर दी है। सलीम ने सादगी से कहा, ये तो फिर भी मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, वरना गुंजाइश तो इसकी भी है कि मैं रज़िया के दरवाजे पर दस्तक दे आऊं। हेलो रज़िया। नजमा सलीम की बात नज़रअंदाज करके रज़िया की तरफ मुतवज्जो होगी। इस वक्त कैसे आना हुआ? तुम्हारा कुत्ता देने आई थी, रज़िया ने जवाब दिया और इधर उधर देखने लगी। अरे ये टाइगर कहाँ गया? जी वो मेरे पीछे छुपे खड़े हैं, सलीम ने एक तरफ हटते हुए बताया। ये कौल दुरुस्त ही मालूम होता है कि कुत्ते हतरे की बू दूर से ही सूंघ लेते हैं। सलीम एक तरफ हटा तो नजमा ने टाइगर को देख लिया। ओह कितना प्यारा कुत्ता है, वो खुश होकर बोली और आगे बढ़कर कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया बहन, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। सिर्फ खूबसूरत है या खूबसीरत भी है? सलीम ने पूछा। मेरा मतलब है इसे शरीफ आदमी की टांग पकड़ने का कुछ ज़्यादा शौक तो नहीं है? बड़ा सदाया हुआ कुत्ता है सलीम भाई। आप देखिए मोहतरमा, ज़रा पंक्चुएशन का ख्याल रखकर बोला करें, सलीम ने बात काट कर कहा। पूरा जुमला एक ही सांस में इस तरह बोल गई कि सुनने वाले को हाँ गलत फहमी हो सकती है। हाँ अब फरमाइए, क्या कह रही थी? रज़िया ही नहीं, नजमा के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैं कह रही थी, रज़िया हंसते हुए बोली, कि आप इससे खादम का काम भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो टाइगर की तरफ मुतवज्जो होगी। टाइगर, उसने चुटकी बजाई, वो ब्रश उठा कर लाओ। और ये कहते ही रज़िया ने नजमा की सिंगार मेज़ पर रखे हुए हेयर ब्रश की तरफ इशारा किया। टाइगर ने फौरन ही जस लगाई और दूसरे लम्हे वो मेज़ से ब्रश उठाकर मुंह में पकड़े हुए रज़िया के पास खड़ा था। अरे बेगम साहिबा, सलीम चौंक कर नजमा से मुखातब हुआ, आज तुमने वो अलार्म क्लॉक फिर से कहीं छुपा दिया है? कल शाम मैंने अपने हाथ से तुम्हारी सिंगार मेज़ पर रखा था, मगर अब नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, नजमा ने बेपरवाही से जवाब दिया और रज़िया से बोली, वाकई रज़िया सुधाया तो खूब है। सलीम अलमारी के हाने और मेज़ की दराज़ें देखने के बाद पलंग के नीचे और बुक शेल्फ के पीछे झांकता फिर रहा था। ये आप क्या तलाश करने लगे? रज़िया ने पूछा। अलार्म क्लॉक, सलीम ने बदस्तूर अपने काम में मशगूल रहते हुए जवाब दिया। ओह, रज़िया हंसने लगी, तो अब भी तक इसकी आंख मचोली ख़त्म नहीं हुई है। मैं तंग आ चुकी हूँ इस अलार्म से, नजमा नाक सिकोड़ कर बोली। हर आधे घंटे के बाद किसी न किसी बात का अलार्म बजने लगता है। ये सुबह उठने का है, ये नाश्ते का है, ये बर्तन धोने का है, ये मसाला पीसने का है, ये हांडी चढ़ाने का है, ये रोटी पकाने का है। सच कहती हूँ, किसी दिन ऐसी जगह फेंक कर आऊँगी कि फिर सूरत नज़र नहीं आएगी। मिल गया, सलीम ने नारा लगाया। वो अलमारी के पीछे झांक रहा था। टाइगर टाइगर, उसे चुटकी बजाई, ज़रा ये अलार्म क्लॉक उठाकर सिंगार में इस पर रख दो। टाइगर दौड़ता हुआ सलीम के पास गया, अलमारी के पीछे से क्लॉक उठा लाया। सलीम ने मेज़ की तरफ इशारा किया। टाइगर ने जस लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए क्लॉक मेज़ पर रख दिया। टाइगर, इसे बाहर फेंकाओ, नजमा ने कुत्ते से कहा। टाइगर ने पहले सलीम की तरफ देखा, फिर नजमा की तरफ, फिर क्लॉक की जानब और फिर सलीम की तरफ। सलीम ने उंगली नफ़ी में हिलाई। टाइगर कूदकर फर्श पर आ गया। सलीम ने एक कहका लगाया। वाकई रज़िया, तुम्हारा कुत्ता बड़ा समझदार है, उसने हंसते हुए कहा। नजमा को सलीम के हंसने पर ताव आ गया। उसे लपक कर अलार्म क्लॉक उठाया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। सलीम ने टाइगर को इशारा किया। दूसरे लम्हे टाइगर भी नजमा के पीछे जा रहा था। नजमा ने कूड़े के ड्रम में क्लॉक डाल दिया और कमरे से बाहर आ गई। मैं इसे कूड़े के ड्रम में डाल आई हूँ,
اس نے فاتحانہ لہجے میں سلیم کو بتایا۔ شاباش، میز پر رکھ دو، سلیم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نجمہ چونک کر پلٹی تو ٹائیگر الارم کلاک اٹھائے کھڑا تھا، اور پھر جب تک وہ کچھ کہے گا کلاک دوبارہ میز پر نظر آ رہا تھا۔ نجمہ تیزی سے جھپٹ کر میز کی طرف بڑھی ہی تھی کہ خلیل صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ تیار ہوگی بیٹی؟ انہوں نے کہا۔ نجمہ کو رکنا پڑا، اور نہ صرف رکنا پڑا بلکہ جب وہ ان کی طرف موڑی، گھومی تو مسکرا بھی رہی تھی۔ جی ہاں، میں تیار ہوں، چلیے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہوگا، لیکن یہ ہے کیا؟ بہت سست دریافت کیا، لیکن سب بے خبر تھے۔ ایک گداگر کا خیال تھا کہ یہ کوئی ہوٹل تھا۔ ہوٹل نہیں ہو سکتا تھا، پیالہ نما شکل میں پانی ہو سکتا تھا، لیکن اتنی بلندی پر پانی کیسے لایا جا سکتا تھا؟ یہ عقدہ حل نہ ہوا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک ایسا موڑ آیا جس کے فوراً بعد ہوا آئی۔ اگرچہ اس میں حدت تھی لیکن اس نے بدن کو خشک کر دیا۔ ہوا اس لیے آئی کہ چوٹی کے قریب ہمیشہ منظر کھلتا ہے، رکاوٹ نہیں رہتی تو ہوا کا چلن ہو جاتا ہے۔ ایک نسبتاً ہموار سطح دائیں ہاتھ پر نظر آئی، جس کے پار جبل نور کے دوسری جانب جو پہاڑ تھے وہ نظر آنے لگے، اور ایک وادی کا نشیب دکھائی دینے لگا۔ اوپر دیکھا تو ایک اور بڑا چھپر نظر آیا۔ یہ چھپر ہی ہماری منزل تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔